हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आप सबने थंबनेल में देख लिया होगा कि इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के डीएलएड का द्वितीय वर्ष का विषय समाज शिक्षा और पटचर्या बोध की चौथी और अंतिम इकाई। जी हाँ, यह हमारे विषय समाज शिक्षा और पटचर्या बोध की चौथी इकाई है। इस इकाई में जिसका नाम है ज्ञान, आज हम इसी का वीडियो लेक्चर देखेंगे। इसमें ही बात करेंगे कि आखिर इस इकाई से कौन कौन से प्रश्न आते हैं, किनके कितने कितने अंकों के आते हैं। यानी मैं इस इकाई का आपको ब्लूप्रिंट बताऊंगा, फिर बताऊंगा कि इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी डेट की पहले की परीक्षाओं में जो प्रश्न उत्तर पूछे गए हैं वो कौन से हैं प्रश्न, उनके उत्तर कैसे लिखने होते हैं, पॉइंट वाइज पूरा समझाऊंगा। साथ ही साथ आने वाले डेट की परीक्षा के लिए कौन से गेस्ट क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो लेक्चर में। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। साथ ही साथ इकाई 1, 2, 3 और अन्य विषयों के वीडियो लेक्चर देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, चैनल पर जाकर आपको प्लेलिस्ट में सब मिल जाएगा। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करें और बात करें इस इकाई के अंक योजना की, यानी चौथा इकाई जिसका नाम है ज्ञान। अगर इसके ब्लूप्रिंट की बात करें कि भाई इस पे कितने अंक आवंटित है, कितने अंकों के कौन कौन से प्रश्न आते हैं, तो इसके अंक योजना की बात करें तो कुल अंक कितने हैं 15। जी हाँ, इस पर जो टोटल मार्क्स अलॉटेड है कितने 15। जी हाँ, टोटल 15 मार्क्स इस पर अलॉटेड है। इसमें जो वस्तुनिष्ठ है वो 3 प्रश्न, यानी एक एक नंबर के 3 प्रश्न, फिर 2 अंकों का 1 प्रश्न, 3 अंक का 2 प्रश्न और 4 अंक का 1 प्रश्न। जी हाँ, वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने आते हैं एक एक नंबर के 3, फिर 2 अंकों कितने प्रश्न आते हैं 1, और 3 अंक के कितने प्रश्न आते हैं 2, और 4 अंक का 1 प्रश्न आता है। तो ये हो गई इसकी अंक योजना। इस प्रकार से इस पे कुल 15 अंक आवंटित है, 15 मार्क्स मिल जाएंगे सिर्फ इस एक वीडियो को पढ़कर, इस एक यूनिट की तैयारी करके। चलिए बिना किसी देरी के अब शुरू करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, आते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर। उससे पहले बता दूं कि अगर आप डीएलएड का अपना डिप्लोमा 95+% या 90+% या डिस्टिंक्शन मार्क्स इससे सिक्योर करना चाहते हैं, इतना स्कोर करना चाहते हैं, आप हमारा डीएलएड का संपूर्ण कोर्स जो है जरूर परचेस करें। जी हाँ, इस संपूर्ण कोर्स में आपको मिलेगा क्या क्या, इसमें हर विषय का हर इकाई का डिटेल प्रश्न उत्तर, हर विषय का हर इकाई का शॉर्ट प्रश्न उत्तर, हर विषय का हर इकाई का एक्सक्लूसिव प्रश्न उत्तर, हर विषय का हर इकाई का आपको वीडियो लेक्चर शॉर्ट में और साथ ही साथ मैराथन लेक्चर डिटेल में, ये सब कुछ मिलते जाएगा आपको मात्र एक कोर्स में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलेंगे, साथ ही उनके सॉल्यूशन भी, और हर विषय का हर इकाई का जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होता है, ऑब्जेक्टिव यानी जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं उनका भी पीडीएफ, उनका भी आपको मिलेगा सब कुछ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कोर्स होगा, इससे आप अपना डीएलएड का डिप्लोमा वगैरह सब कुछ जो है बढ़िया तैयारी कर सकते हो। आपके डीएलएड की डिप्लोमा जो है ये आपका डिस्टिंक्शन मार्क्स से पास कर सकते हो। कोर्स परचेस करना बहुत आसान है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन हमारे ऐप की लिंक है, ऐप डाउनलोड करके डायरेक्ट आप कोर्स परचेस कर लोगे। फिलहाल 33% की छूट चल रही है, किसी कूपन कोड की जरूरत नहीं है, नो कूपन कोड रिक्वायर्ड, डायरेक्ट 33% ऑफ मिल जाएगा कोर्स परचेस करने पर। चलिए, ये सीमित समय के लिए ऑफर है, जरूर ले लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। कोर्स की बात हो गई, ब्लूप्रिंट की बात हो गई, अब हम बात करेंगे इसके पीवाईक्यूज की। जी हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण पीवाईक्यूज में से एक है, 2020-22 इन सब में पूछा जा चुका है। तो सवाल है कि पटचर्या निर्माण करने के लिए आपको किन किन चरणों से गुजरना होगा। अगर आपको पाठचर्या का निर्माण करना है, ठीक है, तो आपको किन किन स्टेप्स को फॉलो करना है, यानी आपको करिकुलम बनाना है तो किन किन स्टेप्स को फॉलो करना है। तो समस्त शिक्षण प्रक्रिया में पाठचर्या करिकुलम जो है बहुत विशेष स्थान रखता है, ठीक है, ये बहुत ही विशेष इसका महत्व है। इसलिए जब भी इसका निर्माण किया जाएगा, इसको बनाया जाएगा तो बहुत सूझबूझ, बहुत समझदारी, बहुत ध्यान से बनाया जाएगा, क्योंकि ये पाठचर्या करिकुलम जो है ये शिक्षा में, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखती है, ठीक, शिक्षण प्रक्रिया में। तो इसलिए जब इसको बनाया जाता है तो इसमें अलग अलग चरण होते हैं, अलग अलग स्टेप्स होती हैं, अलग अलग चरणों से गुजार कर फिर इसके बाद एक पटचर्या करिकुलम तैयार होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले उद्देश्यों का चयन किया जाता है। आपका उद्देश्य क्या क्या सिखाना चाहते हो, उस हिसाब से करिकुलम बनेगा, पटचर्या बनेगी। दूसरा, विषय सामग्री का चयन एवं संगठन। अब आप किस विषय को पढ़ाने वाले हो, उसको पढ़ाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, सामग्री क्या लगेगी, है ना, उसका चयन। फिर अधिगम अनुभव का चुनाव तथा संगठन, यानी किस तरह से पढ़ाया जाएगा, किस तरह से सिखाया जाएगा, ठीक है, या जिनको पढ़कर अनुभव किया है जिस मेथड को भी, उसके बारे में। और फिर मूल्यांकन, जी हाँ, इवैल्यूएशन मूल्यांकन भी रहेगा इसमें, ठीक है। तो ये ध्यान रखें कि जो भी पढ़ाया जाएगा उसको जांचे कैसे, उसका मूल्यांकन कैसे करेंगे, ये भी व्यवस्था करनी पड़ती है। यानी कि जब भी पटचर्या निर्माण होगा तो 4 अवस्थाएं, 4 स्टेप्स से उसको गुजरना पड़ता है। करिकुलम बनाने के लिए उसको 4 स्टेप से गुजरना होता है, 4 ये व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। नंबर 1 उद्देश्यों का चयन, नंबर 2 विशेष सामग्री का चयन एवं संगठन, नंबर 3 अधिगम अनुभवों का चुनाव तथा संगठन, और नंबर 4 मूल्यांकन। जी हाँ, नंबर 4 क्या होगा, मूल्यांकन। ये सब जो है ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं जब हम पटचर्या करिकुलम का निर्माण करते हैं तो, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया कि पटचर्या निर्माण के दौरान कौन कौन से चरण फॉलो करने पड़ते हैं, कौन कौन सी सावधानी बरतनी पड़ती है। पटचर्या निर्माण जो है, करिकुलम बनाना जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बहुत सूझबूझ से बनाना पड़ता है, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था में, शिक्षा की प्रक्रिया में
में इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है, इसलिए इसको कई चरणों से गुजरना होता है। वो चरण कौन कौन से हैं तो अभी बताया मैंने आपको। पहले उद्देश्यों का चयन कर लो, फिर आप विषय की सामग्री और संगठन की बात कर लो, फिर आप अधिगम अनुभव साझा कर लो, भाई कैसे पढ़ेंगे, है ना, और फिर मूल्यांकन भी, यानी जो पढ़ाया लिखाया जाएगा इस करिकुलम का मूल्यांकन कैसे होगा ये भी। तो इन चरणों से गुजरना होता है पाठ्यचर्या निर्माण को। क्लियर है, समझ गया, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अगला हमारा सवाल, अगला हमारा टॉपिक कि भाई सृजनात्मकता की विशेषता बताइए। सृजनात्मकता का मतलब क्या होता है, इसकी विशेषता को देखो। सृजनात्मक मतलब क्या होता है, क्रिएटिविटी। जिनको नहीं पता होगा, सृजन करना, क्रिएट करना, नई चीजों को आप कह सकते हो कि उनकी रचना करना ना, रचनात्मकता भी आप कह सकते हो उससे, रचनात्मकता, सृजनात्मकता, ठीक है, ये भी कह सकते हो, क्रिएटिविटी भी आप कह सकते हो इससे, ये ध्यान रखिएगा। तो ये सृजनात्मकता आखिर होती क्या है, नई चीजों की डिस्कवरी। आप देखना कई छात्र ऐसे होते हैं जो एकदम रचनात्मक होते हैं, सृजनात्मक होते हैं, मतलब उनका दिमाग एकदम चलते रहता है, नई नई चीजें तलाश करता है, नए नए मेथड। सवाल टीचर ने एक मेथड से पर कोई प्रश्न बना दिया गणित का, तो वो अलग अलग मेथड ढूंढता है कि सर इसका ऐसे भी उत्तर आ सकता है, इस तरीके से भी उत्तर आ सकता है, ये बच्चा करता है। ठीक है, तो सृजनात्मकता की विशेषता क्या होती है पूछा गया है। तो सृजनात्मकता की निम्नलिखित विशेषताएं होती है, पाई जाती है निम्नलिखित विशेषताएं, उन विशेषताओं की बात कर लेंगे। नंबर 1 कि सृजनशीलता में नवीनता, मौलिकता विद्यमान होती है। जब सृजनात्मकता चलती है तो उसमें नवीनता होगी, है ना, उसमें नयापन दिखाई देगा। ठीक है, और क्या, उसमें मौलिकता भी होगी, कर्तव्य रहेगा, उसमें हमारी जिम्मेदारी होगी। फिर इसमें लोच का गुण होता है। इसमें कैसा गुण होता है, इसमें लोच का गुण होता है। इससे समस्या की उपस्थिति का बोध होता है, यानी अगर कोई समस्या है तो पता चल जाएगा कि हाँ कोई समस्या है। अगर, क्योंकि हम तभी क्रिएटिव होते हैं, तभी सृजनात्मकता करते हैं, तभी हम किसी चीज की रचना करते हैं जब हम क्या करते हैं, हमें पता है कि कोई दिक्कत है, उस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए, उस प्रॉब्लम को, परेशानी को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, समस्या को सॉल्व करने के लिए। तो इस अगर ऐसा चल रहा है तो समझिए कि समस्या है, तभी सृजनात्मकता आई है। फिर सृजनात्मकता में उच्च बौद्धिक क्षमता होती है। सृजनात्मकता वही व्यक्ति कर सकता है जिसकी बौद्धिक क्षमता ऊंची है, या ऐसा करने से बौद्धिक क्षमता और बढ़ने लगती है, अलग अलग तरीके से सोचने से। फिर इसके कई आयाम तथा क्षेत्र होते हैं। सृजनात्मकता के कई आयाम, कई क्षेत्र होते हैं, कई फील्ड होती है, कई जगहों पर यह दिखाई पड़ता है। लेकिन इसके अंतर्गत बालक में चिंतन करना, कल्पना करना, नई नई चीजों को तलाशना, तर्क करना, लॉजिक ढूंढना, है ना, फिर विवाद करना, ये सब बच्चे का काम होता है। कई बार ऐसा है बच्चे किसी टॉपिक के लिए टीचर से ही लड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बच्चा इसलिए नहीं कि झगड़ालू है भाई, वो बच्चा नया तरीके से सोचता है, वो संतुष्ट नहीं हो रहा है, बड़ा बुद्धिमान बालक है, वो एकदम सृजनात्मक बालक है ना, ऐसा होता है। ठीक है, लड़ जाना मतलब मारपीट नहीं भाई, लड़ जाना मतलब टीचर की बात से एग्री नहीं करना, ऐसा बोलना, आपको टीचर कुछ बोले तो ऐसा बोलना। कुछ टीचर क्या करते हैं, उसको गलत तरीके से हैंडल करते हैं, उसको डांट के चुप करा देंगे, और कुछ टीचर उसकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए बड़ा अच्छे से उसको सुनते हैं, फिर समझाते हैं, है ना। तो ऐसा बनना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो ये सब जो आपको दिखाई दे रहा है, ये सब सृजनात्मकता की विशेषताएं हैं। ठीक है, फिर बौद्धिक क्षमता बहुत होती है, इसमें नए नवीनता होती है, इसमें मौलिकता होती है, इसमें नए तरीके तलाशे जाते हैं, इसमें बहुत सारी ऐसी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र आएंगे। सृजनात्मकता में एक आयाम नहीं है, इसमें अनेक आयाम है और अनेक क्षेत्र रहते हैं। ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा, ये सब सृजनात्मकता के बारे में। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल हमारा कि भाई बौद्धिक क्रियाओं के माध्यम से, यानी कि बौद्धिक क्रिया यानी मेंटल कोई एक्टिविटी हो, है ना, तो उसके माध्यम से बच्चों में कौन कौन से गुण को विकसित कर सकते हैं, यानी बच्चे के अंदर कौन कौन से गुण लाए जा सकते हैं अगर बच्चे का मेंटल कोई एक्टिविटी कराई जाए, शारीरिक नहीं मानसिक क्रिया कराई जाए। ठीक है, तो क्या होगा, तो कैसे होगा, देखिए पहले प्रश्न का उत्तर लिख लो। वैसे बता दूं ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पीवाईक्यू याद रखिएगा, बहुत आ चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में भी गिन लो इसको आप, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा ये। तो बौद्धिक क्रियाओं के माध्यम से बच्चों में निम्न गुणों को विकसित कर सकते हैं। बौद्धिक क्रिया के माध्यम से बच्चों को मन में कई प्रकार की ऐसी क्रियाएं, ऐसे गुण आ सकते हैं। अगर बच्चे का बौद्धिक क्रिया करानी है, मेंटल कोई एक्टिविटी कराएंगे, तो उससे होगा क्या, बच्चे के अंदर कुछ गुण आएंगे। कौन कौन से गुण आ सकते हैं, तो वही पूछा है। तो कौन कौन से गुण, पहला सीखने की योग्यता, बच्चा सीखने की योग्यता कैपेसिटी डालेगा। दूसरा कि अमूर्त चिंतन की योग्यता हो जाएगी, वो अमूर्त चिंतन करने लगेगा। ठीक है, फिर समस्या का समाधान करने की योग्यता आ जाएगी, वो खुद से ही सवाल हल करने की उसके अंदर कैपेसिटी आ जाएगी। और क्या कि अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता, उसको जो अनुभव है, जो उसके पास ज्ञान है, जो उसने सीखा है, उस अनुभव से वो आगे चल के उसका लाभ उठाएगा और नई चीजों को सॉल्व करेगा, हल करेगा। ठीक है, फिर वो संबंध को समझने की योग्यता आ जाती है, किस चीज का किससे संबंध है, किसका क्या रिलेशन है, यानी कि ये चीज इस पार्ट में काम आ रहा है, ये चीज सीख के उस चीज को हल कर सकते हैं, ये बच्चे के अंदर आने लगता है अगर बच्चे का मानसिक क्रिया कराए बच्चे की। फिर अपने वातावरण से सामंजस्य करने की योग्यता, अपने वातावरण से तालमेल बिठा के काम करने की योग्यता बच्चे के अंदर आ जाती है। तो ये सारे गुण बच्चे के अंदर आ सकते हैं अगर बच्चे की मानसिक क्रिया करवाई जाए तो मानसिक क्रियाओं से बच्चों के मन में इस प्रकार के गुण उत्पन्न किए जा सकते हैं। कौन कौन से गुण, सीखने की योग्यता, अमूर्त चिंतन की योग्यता, समस्या का समाधान करने की योग्यता, अनुभव से सीखने की योग्यता, फिर संबंधों को समझने की योग्यता और वातावरण से सामंजस्य बिठाने की योग्यता। ये सब
बच्चे के अंदर गुण आ सकते हैं अगर बच्चे से मानसिक क्रियाएं करवाई जाए तो। क्लियर, समझ गया? बच्चे के अंदर मानसिक क्रिया से कौन कौन से योग्यताएं गुण लाए जा सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि ज्ञान की कोई 5 विशेषताएं बताइए। हमारी इकाई का नाम ही है ज्ञान और उसके ऊपर सवाल ना ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ज्ञान की क्या विशेषताएं हैं वो बता दीजिए। तो ज्ञान की कई विशेषताएं होती हैं, उनमें से कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित दी जा रही हैं। ऐसी 1-1.5 लाइन की थ्योरी बनाओ और फिर लिखो। नंबर 1, ज्ञान प्रासंगिक है और इसका पुनः उपयोग किया जा सकता है। ज्ञान जो होता है वो प्रासंगिक है, यानी ज्ञान बार बार काम आता है। ऐसा नहीं कि एक बार आपने ज्ञान हासिल किया फिर भूल जाओगे, जरूरत ही नहीं पड़ेगी कभी, ऐसा नहीं है। ज्ञान कभी ना कभी समय समय कभी ना कभी क्या बार बार समय समय पे काम आते रहता है। तो ज्ञान क्या है, प्रासंगिक है और इसका पुनः उपयोग किया जा सकता है। यानी एक बार आपने कुछ सीख लिया और एक बार यूज कर लिया भूल जाओगे, ऐसा नहीं है। आप उसका इस्तेमाल बार बार कर सकते हो। ज्ञान का लाभ तभी मिलता है जब उसे लागू किया जाए। आपने कुछ सीखा लेकिन आप उसको कहीं ट्राई नहीं कर रहे हो, उसकी प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो, अपने जीवन में उसको आजमा ही नहीं रहे हो, तो क्या फायदा। तो जो आपने ज्ञान हासिल किया है उसका लाभ तभी मिलेगा आपको जब उसे आप कहीं ना कहीं लागू करो, जब कहीं ना कहीं उसे आप उसका इस्तेमाल करो। फिर ज्ञान के मूल्य समय के साथ बदल सकते हैं। ज्ञान का जो मूल्य होता है समय के साथ बदल सकता है। उदाहरण के तौर पर किसी व्यक्ति ने आज से 10 साल 15 साल पहले इंजीनियरिंग की हो तो उसकी तो मूल्य होगा, उसकी वैल्यू होगी। पर 15 साल बाद आज देखोगे आप तो इंजीनियर्स को जल्दी जॉब नहीं मिल रही। जो लोग एआई के फील्ड में, कंप्यूटर साइंस कोडिंग के फील्ड में उनको जॉब मिल रही है, बाकी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल इंजीनियर अब उनकी कोई पूछ भी नहीं रहा है, कोई है ना, उनकी कोई पूछताछ भी नहीं हो रही है। तो पहले इस ज्ञान की वैल्यू बहुत थी। मैंने भी इंजीनियरिंग की आज से 2015 के समय में, आज से 11 साल पहले की बात है, शायद 10-11 साल पहले की मैंने शुरू किया था। 2015 में 12वीं पास की और इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था। तो आज से 10-11 साल पहले हमने भी इंजीनियरिंग की। तो इंजीनियरिंग उस समय इलेक्ट्रिकल बहुत टॉप में चलता था, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल। आज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कौन पूछता है, कोई नहीं। तो उस ज्ञान की कोई महत्वता ही नहीं है आज। ठीक है, तो समय के साथ ज्ञान का महत्व बदल जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं जी। तो समय के साथ ज्ञान का महत्व बदल जाता है। ज्ञान का नवीनीकरण या रख रखाव करना पड़ता है। ज्ञान अगर एक बार आपने कुछ सीखा और उसको आपने वैसे ही छोड़ दिया, 10 साल बाद फिर उसको याद करने की कोशिश करोगे, क्या वो ज्ञान वैसा ही आएगा? नहीं, ज्ञान का रख रखाव करना पड़ता है, ज्ञान को सीखना पड़ता है। ठीक है, महाभारत में आपको एक प्रसंग याद होगा, कर्ण, महारथी कर्ण, उन्हें श्राप मिला था कि वो अपनी विद्या अपने ज्ञान को उसी समय भूल जाएंगे जब उसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी। तो जब उनका सामना अर्जुन से हुआ और वो रथहीन थे और अर्जुन ने उन पर निशाना तान दिया था, तो अर्जुन का सामना करने के लिए जब उन्होंने अपने मंत्र बोले और बाण लाने की कोशिश की तो उनके शस्त्र अस्त्र काम ही नहीं आ रहे, उनका ज्ञान ही काम नहीं आ रहा। ठीक है, तो ज्ञान का उन्होंने सही रख रखाव नहीं किया। याद रखिएगा, सही समय पे आप विद्या भूल जाते हो। आप स्टूडेंट्स, आप और हम की बात कर लें तो हम भी कई बार ऐसा है, खूब पढ़ाई लिखाई करते हैं, हमको लगता है आता है, तो जब परीक्षा में जाते हैं तो भूल जाते हैं, अरे यार ये तो आ ही नहीं रहा। तो हमने ज्ञान का सही उपयोग नहीं किया और ना ही ज्ञान का रख रखाव ठीक से किया। रख रखाव मतलब समय समय पे रिवाइज करो, समय समय पे दोहराओ, ज्ञान को थोड़ा नवीन बनाओ, नई नई चीजें उसमें ऐड करो, है ना, ऐसा। तो ज्ञान का नवीनीकरण या रख रखाव करना पड़ता है। ज्ञान को स्थानांतरित करना, पकड़ना और वितरित करना मुश्किल हो सकता है। ठीक है, एक होता है कि किसी टॉपिक के बारे में नॉलेज होना, दूसरा ये होता है कि वो टॉपिक को दूसरों को नॉलेज देना। उदाहरण के तौर पर जैसे मैंने कई भी देखे हैं टीचर्स, आपने भी देखे होंगे, जिनके पास बहुत नॉलेज होता है, बहुत पढ़े लिखे होते हैं, पर वो दूसरों को समझा ही नहीं पाते। यानी उनके पास ज्ञान तो है पर उस ज्ञान को दूसरों तक वो स्थानांतरित नहीं कर पाते। पर मैंने बहुत से टीचर ऐसे भी देखे जिन्हें ज्यादा नॉलेज भी नहीं है, लेकिन फिर वो इतना अच्छा दूसरों को समझा देते हैं कि पूछिए मत, बच्चे के फेवरेट होते हो, बच्चे उनको बड़ा फैन मानते हैं। तो ज्ञान हासिल करना अलग बात है, ज्ञान होना अलग बात है, और ज्ञान दूसरों के सामने, जैसे हमको आता तो बहुत कुछ है पर परीक्षा में सब लिख पाते हैं क्या? हम क्या अपने ज्ञान को सही तरीके से कागज पर, प्रश्न पत्र के उस आंसर शीट में, उत्तर पुस्तिका में सही उकेर पाते हैं क्या? नहीं उकेर पाते। तो ज्ञान होना अलग है और ज्ञान को स्थानांतरित कर पाना, ज्ञान दूसरे तक पहुंचा पाना, ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। जरूरी नहीं कि आप उतना ही आसान हो। ठीक है, इसे सीखने की प्रक्रियाओं के माध्यम से विकसित किया जाता है। ज्ञान कैसे आता है? तो ज्ञान सीखने की प्रक्रिया के माध्यम से आता है। यानी हर ज्ञान को हासिल करने का कोई ना कोई प्रक्रिया होगी, कोई ना कोई अधिगम की प्रक्रिया होगी। कोई ज्ञान बिना किसी प्रक्रिया के नहीं आ सकता, ज्ञान जो है कोई प्रक्रिया से। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सब जो आपको दिखाई दे रहा है, ये सब किसकी विशेषता है? ज्ञान की। ये सब ज्ञान की स्पेशलिटीज, विशेषताएं हैं। इनसे ही ज्ञान में मतलब वृद्धि होती है, इनसे ही ज्ञान आता है, या ज्ञान होगा तो ये चीजें होंगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, भाई एनसीएफ 2005 का संक्षिप्त वर्णन कीजिए कि एनसीएफ 2005 है क्या। तो अगर हम बात करें नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, यानी कि एनसीएफ, ठीक है, राष्ट्रीय पटचर्या की रूपरेखा। ठीक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी राष्ट्रीय पटचर्या की रूपरेखा 2005 में जो आई थी, ये एक डॉक्यूमेंट है, एक दस्तावेज है। ठीक है, एक डॉक्यूमेंट है जिसमें जिसका बहुत सारा, जो कह सकते हो इंस्पिरेशन, या आप कह सकते हो मोटिवेशन, या जिसका आधार क्या है, तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखेगा निबंध जिसका नाम है सभ्यता और प्रगति। जी हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर। देखो
रविन्द्रनाथ टैगोर ने शिक्षा के प्रति कुछ दिया था ज्ञान की आइडियोलॉजी, उनका निर्देश की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए। महात्मा गांधी ने भी दिया था, भगत सिंह ने भी दिया था, है ना, हमारे राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इन सब ने भी, मतलब बड़े बड़े जो महान लोग हुए उन सब ने शिक्षा कैसी होनी चाहिए इस पर कुछ ज्ञान दिया कि मुझे ऐसा एजुकेशन चाहिए, मैं चाहता हूं हमारे देश के बच्चे ऐसा सीखे। तो इसको ही आधार बनाकर हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था को बनाया गया था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 2005 में जब एनसीएफ आया, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, यानी कि राष्ट्रीय पठचर्या की रूपरेखा, जब ये आया 2005 में, तो ये कहां से आया? ये जो दस्तावेज है, ये जो प्लान बनाया गया, या ये जो कह सकते हो ये जो नियम कानून आया, तो ये किसके आधार पर आया? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जो एक निबंध लिखी थी, सभ्यता और प्रगति, है ना, सभ्यता और प्रगति, वहां से आधार बनाया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि सृजनात्मकता, उदार आनंद बचपन की कुंजी है। यानी कि ये सृजनात्मकता हो, आनंद हो, है ना, ये सब जो है बचपन की कुंजी, यानी बच्चों का बचपन अगर अच्छा बनाना है तो उन्हें सृजनात्मकता, उन्हें आनंद, उदार, ये सब चीजें देनी चाहिए। और हमारा सिलेबस, करिकुलम, पठचर्या, है ना, पाठ्यक्रम, ये सब कुछ वैसा ही होना चाहिए जिससे बच्चे सृजनात्मक बने, बच्चे जिससे उदार बने, बच्चे जिससे भाई आनंदित रहे, बचपन में आनंद में, खेल खेल में सीख सके। ठीक, उसके बाद देखिए दूसरी बात कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा, यानी एनसीएफ 2025 जो है, ठीक है, सॉरी माफ कीजिएगा, 2005, 25 नहीं, अभी भी 25 गुजरा है तो वही रटा हुआ अभी एक साल से। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, ठीक है, इसका अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई सभी भाषाओं में किया गया है। यानी कि संविधान की जितनी 8वीं अनुसूची में जितनी भाषाएं दी गई हैं, ठीक है, उन सभी भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया। यानी सरकार तो सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी में कोई भी दस्तावेज निकालती है, पर इसका अनुवाद जो है संविधान की 8वीं सूची में जो भाषाएं दी गई हैं उन सब भाषाओं में, ठीक है, मेरे ख्याल से शायद अभी 22 भाषा है, मैं कंफर्म नहीं हूं, आप लोग कमेंट करके बताना कि सर संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाएं को जगह दी गई है। अभी तो मेरे ख्याल से 22 भाषाएं हैं, 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं, ऐसा कुछ जहां तक मुझे जानकारी, लेटेस्ट वाला, या 8वीं का कंफर्म नहीं हूं, अगर आपको पता हो तो कमेंट जरूर कर देना, हम देख लेते हैं किसका सही है, ठीक है, कोई कमेंट में सही जानकारी दे देना भाई गूगल करके। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में, मतलब इस दस्तावेज को, ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, यानी कि एनसीएफ 2005 का ट्रांसलेशन संविधान की 8वीं अनुसूची में जितनी भाषा है उन सब में किया गया, ताकि सबको पता रहे इसके बारे में। ठीक, फिर यह विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम दस्तावेज है, यह हमारी स्कूल वाली एजुकेशन का सबसे लेटेस्ट डॉक्यूमेंट्स है ना। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में देश में चुनी हुई विशेषज्ञ विद्वानों ने शिक्षक को नई राष्ट्र की चुनौती के रूप में देखा। यानी कि हमारे देश में जो शिक्षा है वो कैसी होगी, इसके लिए पूरा गठन किया गया, समिति बनाई गई, और उस समिति ने जो रविन्द्रनाथ टैगोर है उनकी जो निबंध थी सभ्यता और प्रगति, उसको आधार बनाया, उसमें से कई टॉपिक्स लिए, उसके हिसाब से नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी कि पठचर्या का, हमारा जो राष्ट्रीय पठचर्या का जो रूपरेखा है वो तैयार की गई कि कैसी पढ़ाई होगी। ठीक है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर की बातों को आधार बनाया गया था। तो ये क्लियर आपको ध्यान में रहना चाहिए। क्लियर है? चलिए, तो ये था हमारा चौथा इकाई, और इस इकाई में आपने सारे महत्वपूर्ण प्रश्न देखे जो प्रीआईक्यू पहले भी आ चुके हैं। साथ ही साथ इनको पढ़कर आने वाले डेट की परीक्षा में बड़ी संभावना है, इनको पढ़कर भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो अगर आप डीएलएड के परीक्षा में 90+% डिक्सीजन मार्क्स से अपना डिप्लोमा डिग्री बनाना चाहते हैं, 90+% स्कोर करना चाहते हैं, तो हमारा कोर्स जरूर परचेस करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन हमारे ऐप की लिंक है, ऐप डाउनलोड करें और वहां से कोर्स परचेस कर ले। 33% की छूट के साथ अभी कोर्स चल रहा है, और ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ सीमित समय के लिए है। जैसे परीक्षा नजदीक आई ऑफर खत्म हो जाएगा, पढ़ने के लिए भी समय कम मिलेगा, इसलिए अभी से कोर्स परचेस करके अभी से एनरोल होकर पढ़ना स्टार्ट कर दे। बैच में हजारों छात्र जुड़ चुके हैं, आप भी अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं उनके साथ जुड़ के। चलिए स्टूडेंट्स, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।